गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स, यानी जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर्स हैं उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इससे पीछे की क्लासेस के अंदर अपने कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन यानी सेक्शन 22, उसके बाद में पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसका सेक्शन 23, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 अपन ने देखा था। उसके बाद में बड़ा अपना नेक्स्ट इसके अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, डिम्ड रजिस्ट्रेशन या सो मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर्स, ये अपने टॉपिक है वो लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। आज अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका सेक्शन है 25। सेक्शन 25 के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दे रखी है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अपन इस प्रोसीजर को समझने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार के फ्लो को अप्लाई किया जाता है, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप है वो होती है इसके अंदर। तो अपन उसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल फ्लो फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल फ्लो फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए बेटा, प्रैक्टिकल फ्लो फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पे कि कौन कौन सी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अंदर जो पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, यानी जीएसटी के पोर्टल पर जाके अपने को जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके द्वारा ही जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जो जीएसटी फॉर्म होता है बेटा उसको बोलते हैं GST REG 01। यानी कोई भी व्यक्ति यदि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो उसके लिए जो फॉर्म है वो क्या है, GST REG 01। इसके बेटा 01 के दो पार्ट्स होते हैं, ये इसका पार्ट ए और ये इसका पार्ट बी। दो पार्ट के अंदर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को इसमें फिलअप करनी पड़ती है। जिससे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होगी बेटा वो पार्ट ए के अंदर अपने को फिलअप करनी पड़ती है। पार्ट ए के अंदर कौन कौन सी, जैसे मोबाइल नंबर, ठीक है, उसके बाद में जैसे ईमेल आईडी है, उसके बाद में जैसे पैन नंबर है, ये सब अपने को पार्ट ए के अंदर फिलअप करना पड़ता है और उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन जैसे मोबाइल नंबर है, इसका बड़ा मोबाइल नंबर पर आपके एक ओटीपी के द्वारा, ईमेल का ओटीपी के द्वारा, है ना, आपके पासवर्ड आते हैं, वन टाइम पासवर्ड जिसको अपन बोलते हैं, तो वो बड़ा इसके अंदर ओटीपी के द्वारा इसका वेरिफिकेशन होता है। पैन नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए इसका जो जीएसटी की जो बड़ा वेबसाइट है और जो अपना इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उनको इंटरलिंक किया गया, आपस में उसको जोड़ रखा है। तो जैसे आपने पैन नंबर इसके अंदर डाले, पैन नंबर डालते ही उसकी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उससे पता लग जाता है कि आपके पैन नंबर सही है या नहीं है। यदि आपका पैन नंबर, ये तीनों बड़ा इसके अंदर वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाती है जिसके द्वारा आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे आपने इसके अंदर लॉगिन किया, लॉगिन करने के साथ ही आपका पार्ट बी ये बड़ा इसके अंदर खुल जाता है। यानी पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर जैसे ही इसका लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपकी जो पार्ट बी है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ जाती है। पार्ट बी के अंदर आपको जितनी भी, जैसे आपसे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, बिजनेस के प्लेस से रिलेटेड, वो सारी बड़ा इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी होती है। जैसे इसके अंदर नेम,
एड्रेस, ठीक है, और जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो। उसके अलावा जैसे इसके अंदर आधार नंबर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फिलअप करनी पड़ती है। यानी उस पर्सन से रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, बैंक अकाउंट वगैरह सब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इस KYC के इन्फॉर्मेशन अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर पूरी डिटेल है वो इसके अंदर फिलअप की जाती है। और जैसे इसके अंदर जो डिटेल बड़ा फिलअप की जाती है तो उसके जस्ट बाद में जैसे आप इसको फिलअप करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक्नॉलेजमेंट, यानी एक रसीद मिल जाती है एक प्रकार से। मान लीजिए कि इसके अंदर ये इस चीज को प्रूव करते हैं कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, इसमें GST के अंदर। तो पहला प्रोसेस बड़ा ये इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी की अपने को प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करने के बाद में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, और पार्ट बी की जैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट करोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर अपन उसको एक रिसिप्ट मान सकते हैं, यानी आपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में इसका जो होता है बेटा वो आपका GST रजिस्ट्रेशन 02 जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये कितने दिन के अंदर? विदिन 3 डेज। इसके विदिन 3 डेज के अंदर यानी सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म, और जैसे बड़ा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर 2, और ये कितने दिनों के अंदर? विदिन 3 डेज के अंदर। इसकी प्रोसेस की विदिन 3 डेज के अंदर फिर अपनी 2 प्रोसेस आ जाती है। GST REG 02, ये बड़ा अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। इसके बाद में विदिन 3 डेज में, कितने दिन में? विदिन 3 डेज। इसके 2 फॉर्म्स है, उसमें से कोई एक फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, या तो GST रजिस्ट्रेशन 06। जो GST रजिस्ट्रेशन 06 है बेटा ये कहता है कि इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपने बेटा सबसे पहले GST के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट की, GST REG 01 के अंदर 01 की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते ही आपका इसका एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है, एक रसीद मिलती है जिसको GST 02 अपन बोलते हैं, REG 02। इसके विदिन 3 डेज में या तो आपको GST REG 06 जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है या तो ये मिलेगा, या इसकी जगह GST REG 03 ये होता है नोटिस फॉर डिटेल्स, नोटिस फॉर, ठीक है। अब ये प्रोसेस 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है क्या?
सीधी सी बात ये भी अपन देखते हैं कि इतने बहुत फास्ट इसके अंदर चल रहा है कि 3 दिन में तो अपना जीएसटी नंबर ही आ जाएगा। इसमें बड़ा जो टाइम दिया गया है वो विद इन 3 डेज का दिया गया है। हो सकता है कि ये टाइम कुछ ज़्यादा लग सकता है इसके अंदर, या कुछ टाइम है इसके अंदर 3 दिन के अंदर भी हो सकता है। यानी कभी इसके अंदर जैसे साइट के अंदर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए या साइट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको हो सकता है कि इसके अंदर 5-7 दिन भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए। लेकिन इसके अंदर जो इसका टाइम पीरियड दिया गया है वो विद इन 3 डेज है। ये 3 डेज है, ये फिक्स नहीं है। इसके अंदर कई बार टाइम ज़्यादा हो सकता है या विद इन 3 डेज में आपको मिल सकती है। यदि बड़ा विद इन 3 डेज के अंदर आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया तब तो आपका जीएसटी के अंदर आपको जो जीएसटी नंबर है वो अलॉट हो जाएंगे। और यदि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जब आपने किया उसके अंदर कुछ आपकी कमियां रह गई, जिसमें मान लीजिए आपका आधार मैच नहीं हो रहा है या आपका कोई एड्रेस से रिलेटेड है या बैंक स्टॉक अकाउंट है उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मान लीजिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके अंदर उसको मैच नहीं कर रहा है, मिस मैच हो रहा है, उस स्थिति के अंदर आपको जीएसटी REG 03 है वो इश्यू हो सकता है। अब इसके अंदर नोटिस और डिटेल्स, ये अपने को डिटेल्स देनी होती है। जो डिटेल्स इसके अंदर मांग रखी है वो डिटेल आपको कंप्लीट करके वापस फिलअप करना होता है। तो इसके अंदर जो नोटिस और डिटेल्स है बेटा, इसको अपन कितने दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज, ठीक है। कितने दिनों के अंदर बेटा, 7 दिनों के अंदर ये आपको फिलअप करनी होती है। 7 डेज के अंदर इसके अंदर यदि कोई हॉलीडेज है या कोई छुट्टी है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता। वर्किंग डेज है वो इसके अंदर 7 डेज है। तो इसके अंदर डिटेल भर के अपन 7 डेज के अंदर बेटा ये अपन इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड करने के बाद जो प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन वो कहलाता है इसके अंदर GST REG 04। इस 04 के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है और फिलअप करके ये इंफॉर्मेशन जीएसटी के अंदर आपको प्रोवाइड करनी होती है, यानी उसके अंदर आपको डिटेल भरनी होती है, फिलअप करनी होती है। उसके बाद जैसे आपने बेटा जीएसटी REG 04 आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में आपकी 2 प्रोसेस होती है। या तो आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले आपको या तो सर्टिफिकेट मिल जाता है या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उस स्थिति के अंदर यानी आपने जो कमियां रही है या जीएसटी के अंदर आपको लायबल नहीं माना रजिस्ट्रेशन के लिए या आपने उसके लिए एलिजिबल जो उसके क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीएसटी REG 05 इश्यू होगा। और ये जो 05 है ये क्या होता है बेटा, ये होता है सर्टिफिकेट फॉर रिजेक्शन, ठीक है। यानी इसका जो रिजेक्शन है उसका सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए बेटा अपन आज एक नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, यानी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी जिसके द्वारा अपन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसके प्रोसीजर के अंदर ये आपका एक अलग पॉइंट लिए सेक्शन 25 का नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल जो फॉर्म है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का वो इसमें बताया। इसके देखिए सिंपल टोटल 6 फॉर्म अपने REG यानी जीएसटी और REG 01 से लेके 06 तक की जो फॉर्म है वो इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो 01 से होती है। 01 के अंदर देखिए क्या है, 2 पार्ट है जिसमें स्टार्टिंग के अंदर तो उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन के साथ ही आपको एक लॉगिन आईडी मिलती है। उसमें लॉगिन आईडी मिलने के बाद आपकी इसकी प्रोसेसिंग करोगे तो उसके अंदर पार्ट बी इसका स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी के अंदर उसकी जितनी भी कंप्लीट डिटेल है वो अपने को फिलअप करनी होती है। डिटेल फिलअप करने के साथ ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जिसको GST REG 02 बोलते हैं, ठीक है।
और जैसे आपने इसके अंदर GST REG 02 आया, उसके विद इन 3 डेज के अंदर आपको, विद इन 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर अपन मान के चलते हैं इस पर, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर या तो आपको REG 03 या आपको REG 06 GST का जो फॉर्म है वो इश्यू कर दिया जाता है। इसके अंदर दोनों में बताया कि इसके अंदर यदि 06 आ जाता है तो आपने जितनी भी डिटेल भरी है बेटा वो कंप्लीट है, खूब भरी आपने, और जब आपने उसमें डिटेल कंप्लीट कर दी है तो उस स्थिति के अंदर आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन आपकी जो डिटेल्स है वो यदि मिसमैच होती है, उसमें कुछ कमियां रह जाती है, उस कमियों को पूरा करने के लिए आपको एक नोटिस फॉर डिटेल के लिए GST REG 03 इश्यू किया जाता है। अब ये जब इश्यू हो जाता है तो इसके अंदर विद इन 7 डेज के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मांगी है, जो भी सूचनाएं उसको चाहिए, वो सूचनाएं आपको प्रोवाइड करनी होती है। और प्रोवाइड करने के लिए GST REG 04 के अंदर ये फिलअप करनी पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन यदि आप फिलअप करके भेज देते हो तो उसके जस्ट बाद में 2 कंडीशन बनती है, या तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू हो जाता है जिसके अंदर आपका GST के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या आपको GST REG 05 यदि इश्यू हो जाता है तो इसके अंदर इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर रिजेक्शन, यानी आपका GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, GST नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किए गए और आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उसको कैंसिलेशन कर दिया, उसको रद्द कर दिया गया। ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताई जाती है। तो ये आपका GST के अंदर यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो उसका बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो अपना GST नंबर होता है बेटा, GSTN नंबर ये कितने डिजिट का होता है? ये 15 डिजिट का होता है। कितनी डिजिट? 15 डिजिट होती है। आपने जो GST नंबर अपने को प्रोवाइड किया जाता है उसमें टोटल 15 डिजिट होती है। इसके अंदर जो बड़ा स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट है, ये बड़ा स्टेट की होती है। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर आप बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड होती है। अलग अलग स्टेट की बड़ा 01, 02, 03 ऐसे इसके अंदर इसकी डिजिट दी गई है। जैसे अपन राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान के अंदर इसकी जो डिजिट है वो क्या है? 0 है। उसके बाद में GST नंबर के अंदर अभी 2 नंबर सी हुए हैं। उसके बाद में आगे के जो 10 नंबर है, 10 डिजिट है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वाला जो 10 डिजिट है नेक्स्ट, ये जो 10 डिजिट है वो अपनी पैन नंबर की भी होती है। यानी आपका जो पैन नंबर आपको इश्यू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके जो टोटल डिजिट हैं वो 10 डिजिट्स होते हैं। अल्फा नंबरिक होते हैं बेटा। ये अल्फा नंबरिक का मतलब इसके अंदर आपके अल्फाबेट के जो वर्ड है वो भी होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आपके जो न्यूमेरिकल नंबर रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक नंबर बोलते हैं। तो जो 10 डिजिट है वो आपके पैन नंबर के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, तो देखिए 2 और 10 12 हो गए। नेक्स्ट इसकी जो डिजिट आती है वो आती है यहाँ पे कौन सी? 30। जो 30वीं डिजिट होती है बेटा वो आपकी रजिस्ट्रेशन की डिजिट होती है कि आपने कितने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। तो इसकी जो नंबरिंग, मान लीजिए आपने GST के अंदर 1 रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो 1, 0 नहीं लगेगा, ओनली 1। यदि 2 करवा रखे हैं 2, 3 करवा रखे हैं 3, 4 करवा रखे हैं 4। तो उस स्थिति के अंदर इसके अंदर अपने को 0 से लेके 0 तो होता ही नहीं, क्योंकि 0 रजिस्ट्रेशन है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है इसके अंदर। तो 1 से लेके बड़ा 9 तक होते हैं। 1 से लेके अगर 9 तक उनका रजिस्ट्रेशन है तो वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग 9 तक लिखेगा।
अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीएसटी के अंदर 10 रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, तो यहाँ पे जो कॉलम है वो तो अपने को एक ही मिला, ये बड़ी इसमें धक्के से ऐसे लिख देंगे, बस ये भी लिख सकते बेटा इसके अंदर एक ही लिखा जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 8 9 तक, या उसके बाद में यदि रजिस्ट्रेशन है किसी का, मान लीजिए है ना 11 रजिस्ट्रेशन है, किसी के 18 रजिस्ट्रेशन है, तो अपन कैसे करेंगे? तो उस स्थिति के अंदर इसमें ये दिया गया है, यदि किसी पर्सन के 9 से ज़्यादा यदि रजिस्ट्रेशन है और उसके मान लीजिए 10 रजिस्ट्रेशन है, तो जो 10 रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ए दिया गया, ठीक है। जो अपनी अंग्रेजी की जो बड़ा अल्फ़ाबेट है उनको लेना है ए, 11 है तो बी, 12 है तो सी, ऐसे टोटल 26 इसके अंदर ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर। तो 26 इसके अंदर वो प्लस 26 और इसके अंदर बड़ा जो अपने है ना 9 ये वाले इसके अंदर लिए गए, तो ये इसके अंदर अपने को लेने होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे 11 12 हो गया, 13 हो गया, उसके लिए अपन ये अल्फ़ाबेट है इसको यूज करेंगे इसके अंदर। टोटल इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये बड़ा इसके अंदर नंबर सिंगल नंबर के अंदर होते हैं, जो इसकी 14वीं डिजिट होती है, ये बड़े इसके अंदर Z, ठीक है। अब ये Z है वो उसी से रिलेटेड है इसके अंदर, ठीक है, कि बिजनेस की नेचर क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर ही दिया जाता है। और जो लास्ट पड़ा इसकी जो 15वीं डिजिट है, ये 15वीं डिजिट है, ये जो जीएसटी की जो इसकी वेबसाइट है या जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बनाया गया है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो इसकी प्रोसेस है या जो इसकी प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही कोई नंबर यहाँ पे मिल सकता है। ये नंबर आपका कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है या अल्फ़ाबेट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आप जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 14 तक इसमें फिलअप करोगे, तो 14 तक जो इन्फॉर्मेशन अपन ने इसमें फिलअप की है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 15वीं डिजिट है वो आपको इसके अंदर अलॉट हो जाती है, या जो डिजिट है वो आपको मिलती है। तो इस प्रकार से जो अपने ये जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बेटा, तो इसके जीएसटी नंबर है वो कितने डिजिट के होते हैं? टोटल 15 डिजिट के होते हैं। ये इसकी जो बेसिक जो आपको जानकारी बेटा ये मैंने इसमें बताई है कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस प्रोसेस से पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अब आते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी बार बड़ा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ये इसका सेक्शन अपना है कितना? सेक्शन 25 है। तो इसके अंदर अपन सेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले इसका जो सेक्शन है बड़ा फर्स्ट पॉइंट के अंदर सेक्शन 25 और इसका सब सेक्शन 1। तो इसका जो सेक्शन 25 और इसका सब सेक्शन 1 है वो अपने को इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में अपने को बताते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है बेटा उसके अंदर फर्स्ट है, इसके अंदर टाइम लिमिट बताई गई है ना। इसको अगर थोड़ा सा अपन जैसे याद करने के हिसाब से देखें तो इसके अंदर क्या बताया है? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में क्या बताया इसके अंदर कि यदि कोई भी पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हुआ है या उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी के अंदर, है ना, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होने का जो सेक्शन है वो तो 22 या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लीजिए उसने इंटरस्टेट सप्लाई स्टार्ट कर दी तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल माना जाएगा, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। तो उस स्थिति के अंदर यदि उसने जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ है तो लायबल के विद इन 30 डेज के अंदर 30 दिनों के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा, यानी अपनी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। यदि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यदि इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको पता ही इसके अंदर पहले भी काफ़ी बार बता दिया, यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट के अंदर यदि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है टेम्परेरी रूप से, तो उस स्थिति में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा।
और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम है वो 30 डेज का नहीं दिया गया बेटा, 30 दिनों का टाइम नहीं दिया गया है। उसके लिए ये बताया गया कि यदि कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर यदि अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको बिजनेस कमेंस करने से पहले, बिजनेस को शुरू करने से पहले 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉइंट है बेटा उसमें क्या दिया है, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में ये बताना है कि सेक्शन 22 और सेक्शन 24, यदि आपके सेक्शन याद नहीं रहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि कोई भी पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हुआ है तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ है उसके विद इन 30 डेज के अंदर 30 दिनों में उसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा। यदि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको बिजनेस शुरू करने यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। तो इसके अंदर जो अपना सेक्शन 21, 25 और उसका जो सब सेक्शन 1 है वो उसकी टाइम लिमिट है वो अपने को बताता है। और ये टाइम लिमिट कितनी है बेटा, विद इन 30 डेज। और यदि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो बिफोर इसके अंदर 5 डेज यानी बिजनेस शुरू करने से पहले 5 दिन पहले इसको। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है इसके अंदर सेक्शन 25 और इसका सब सेक्शन 2। इसके अंदर आपका मोर देन वन रजिस्ट्रेशन का मतलब है यदि कोई भी पर्सन किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर यदि एक से ज़्यादा उसकी बिजनेस की इकाई है या एक से ज़्यादा उसका बिजनेस का अलग अलग स्थान है तो उसको प्रत्येक बिजनेस के लिए या प्रत्येक उस बिजनेस की इकाई के लिए एक अलग से सेपरेट है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी गारंटेड ए सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए सिंगल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यदि उसका एक स्टेट के अंदर बिजनेस है तो उसको एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि उसने एक से ज़्यादा सेम स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजनेस की यूनिट्स है यदि खोल रखी है तो प्रत्येक यूनिट के लिए उसको बिजनेस वर्चुअल जिसको बोला जाता है उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अंदर आगे दे रखे हैं प्रोवाइडेड एट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी मे बी गारंटेड ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल, यानी प्रत्येक बिजनेस वर्टिकल है उसके लिए उसको अलग से बिजनेस कराना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर सेक्शन थर्ड पॉइंट है सेक्शन 25 और इसका सब सेक्शन है 3। इसके अंदर दे रखा आपका वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर ये है कि यदि कोई भी पर्सन यदि वो जीएसटी के लिए में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है या तो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट या मान लीजिए और किसी पर्पज से यदि उसका जो रजिस्ट्रेशन उसको करवाना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर वॉलेंटरली यदि रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसके ऊपर जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस है वो उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जिसने वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन करवाया। यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में भी उसको एज ए टैक्सेबल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा और टैक्सेबल पर्सन के ऊपर जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो प्रोविजन इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सेक्शन 25 सेक्शन 25 थर्ड है वो तो बता रहा अपने को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। और जो अपना सेक्शन 25(4) है इसके अंदर दे रखा है अपने को ए पर्सन इज डिस्टिंक्ट पर्सन
फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी जो सेक्शन 25 जो 4 है वो ये कहता है कि यदि किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने, जिसकी एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर या एक ही स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा जो बिजनेस वर्टिकल है या एक से ज़्यादा जो बिजनेस की इकाइयाँ हैं, उसके अंदर प्रत्येक बिजनेस की इकाई के लिए उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये अपन इससे पहले पढ़े। और उसको यदि उसने प्रत्येक बिजनेस के लिए यदि अलग से रजिस्ट्रेशन लिया है तो प्रत्येक बिजनेस की इकाई के लिए उसको क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, यानी उसको एक अलग व्यक्ति माना जाएगा। यानी उसकी एंटिटी है वो सेम नहीं रहेगी, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एंटिटी अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने 2 रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो दोनों जगह 2 व्यक्ति 2 तरह से ट्रीट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये बता रहा है इसके अंदर यदि उसने एक पर्सन इज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन, जितने रजिस्ट्रेशन करवाए उतने ही पर्सन काउंट होंगे। पर्सन यदि नेचुरल एक है लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा है तो प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए वो भिन्न यानी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर 5th पॉइंट अपना वो है सेक्शन 25 और सब सेक्शन इसका 5 है। इसके अंदर अपना है रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंस एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट, ये इसके अंदर डिफरेंट करके इसको डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो सेक्शन 25(5) है, ये कहता है बेटा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी पर्सन के बेटा अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है, डिफरेंट टाइप के एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट जो डिफरेंट स्टेट के अंदर है उसके लिए उसको एक सेपरेट जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। और जब ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, अलग व्यक्ति माना जाएगा फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर 6 पॉइंट है सेक्शन 25 सब सेक्शन 6। यदि कोई भी पर्सन, ठीक है, यदि कोई भी पर्सन जीएसटी सेक्शन 51, कल अपने पढ़ा था जीएसटी सेक्शन 51, जीएसटी सेक्शन 51 किससे रिलेटेड है? ये बड़ा टीडीएस के डिडक्शन से रिलेटेड है, टीडीएस डिडक्शन के रिलेटेड। यदि जीएसटी सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग यदि जीएसटी के अंदर या जीएसटी के प्रोविजन 51 के अकॉर्डिंग यदि टीडीएस का डिडक्शन कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो उस स्थिति के अंदर उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि उसकी जो सप्लाई है या मान लीजिए वो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तब भी उसको ऐसी स्थिति के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यदि वो जीएसटी के सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टीडीएस की यदि कटौती करता है तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ये प्रोविजन बड़ा इसके अंदर, ये सेक्शन अपना सेक्शन 25(6) है वो बताता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर 7 पॉइंट सेक्शन 25(7), सेक्शन 25(7) बताता है इसके अंदर
यदि बेटा कोई सेक्शन, जो सेक्शन है ना 25 और इसका सब सेक्शन 7 है, ये कहता है नॉन रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, यदि कोई अनिवासी व्यक्ति है और वो जीएसटी के अंदर यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो जब बेटा वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके पास पैन नंबर नहीं होंगे, क्योंकि वो भारत का व्यक्ति है लेकिन भारत में नहीं रहता है, लेकिन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट पर्सन के अंदर इसको यदि काउंट किया गया, यानी उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया, कंपलसरी किया गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको पैन नंबर की जगह जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं जीएसटी के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो सेक्शन जो 25(7) है, 25(7) क्या कहता है बेटा कि यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो जीएसटी के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, यानी जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, यदि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके पास पैन नंबर नहीं है, क्योंकि पैन तो नहीं मिलेगा, इसकी जगह उसको जो भी उसके अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है बेटा, उसके अंदर अपने को ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर 8 नंबर पॉइंट, सेक्शन 25 सब सेक्शन 8, इसका जो सेक्शन 25 है और जो सेक्शन सब सेक्शन बेटा इसका 8 है, ये कहता है इसके अंदर इफ डिटेल फेल टू गेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25(8), यानी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल्स है उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो डिटेल इसके अंदर फिलअप करनी है, जो डिटेल भरी जानी है, यदि कोई भी पर्सन वो डिटेल प्रोवाइड करने के अंदर फेल हो जाता है या असफल हो जाता है, तो जो भी उसका प्रॉपर ऑफिसर होता है, यानी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जिसको एक प्रकार से ये अथॉरिटी दी गई है, तो वो व्यक्ति उस कंडीशन के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्रवाई करने के लिए लायबल होगा, या उसके लिए जो भी उसके लिए जो एक्शन है वो उसके ऊपर लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है, यदि वो पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है और वो डिटेल्स प्रोवाइड करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है या फेल हो जाता है, तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर है वो बड़ा इसके अंदर प्रॉपर जो एक्शन है वो ले सकता है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इसका सेक्शन 25(9), सेक्शन जो 25(9) है बेटा, ये कहता है इसके अंदर कि चाहे इसके सब सेक्शन 25 जो सब सेक्शन 1 है उसमें चाहे आपको कुछ भी दे रखा हो, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल 22, 24 कुछ भी दे रखा हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो भी इस जीएसटी के अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिटी या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने के लिए जिस पर्सन को, जिस ऑफिसर को अथॉराइज किया गया है ना, अधिकार दिया गया, तो उस स्थिति के अंदर वो संयुक्त राष्ट्र या कोई विशेष एजेंसी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई फॉरेन एम्बेसी या कोई ऐसा नोटिफाइड व्यक्ति है या व्यक्तियों का एक ग्रुप है को निर्धारित वस्तु या सेवा या तो गुड्स या सर्विसेज और दोनों की नोटिफाइड यदि सप्लाई की जाती है तो उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू किया जाएगा, जारी करने के लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, तो सेक्शन बड़ा 25(9) है, वो क्या कहता है इसके अंदर, सेक्शन 25(9) ये कहता है कि चाहे सेक्शन 25(1) में कुछ भी दे रखो, यदि कोई भी संयुक्त राष्ट्र या कोई भी फॉरेन एम्बेसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई भी नोटिफाइड व्यक्ति या नोटिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तो उनको द्वारा यदि इस प्रकार की या उनको या उनके द्वारा कोई इस प्रकार की गुड्स और सर्विसेज या बोथ की सप्लाई की जाती है, तो ऐसी सप्लाई के लिए उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा, जो भी उसके जारी करने के लिए बाध्य अधिकारी या अथॉराइज जो भी ऑफिसर या जो भी उसका कर्मचारी है वो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर सेक्शन है 10 अपना, सेक्शन 25
सब सेक्शन इसका 10। ये कहता है इसके अंदर कि रजिस्ट्रेशन अथवा इसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का पूर्ण सत्यापन यानी कंप्लीट यदि वेरिफिकेशन हो जाता है तो ऐसी अवधि जो निर्धारित की है या तो उसको दे दिया जाएगा, यानी यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर है वो या तो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा जितना भी टाइम पीरियड है। अभी जैसे मैंने आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में बताया था मैडम कि या तो जैसे जीएसटी REG2 जब इसके अंदर एक एक्नॉलेजमेंट का होता है उसके बाद में विद इन 3 डेज के अंदर या तो डिटेल नोटिस फॉर डिटेल हो जाता है या सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। तो जो भी प्रोसेस है उसके बाद में देखिए GST REG4 के अंदर उसको जो कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड करनी होती है। कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने के बाद में या तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का या सर्टिफिकेट मिल जाता है किसका, रिजेक्शन का। तो वो प्रोसेस के अंदर बता रहा है कि उसके अंदर जो निर्धारित अवधि है उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर सेक्शन है वो अपना है 11 सेक्शन 25 और सब सेक्शन इसका 11। ये 11 नंबर जो सेक्शन है ये कहता है कि पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप या ऐसी तिथि को जारी किया जाएगा जो निर्धारित है, यानी जो जीएसटी नंबर है उसके लिए जो भी अभी मैंने बताया कि जीएसटी नंबर बड़ा 15 डिजिट के होते हैं, इसके नंबर के बारे में बताया कौन कौन से नंबर किस किस के यूज के लिए होते हैं। तो जो भी उसके अंदर निर्धारित प्रारूप है या जो भी उसके लिए पीरियड डिसाइड किया गया जितने पीरियड के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है उस पीरियड के अंदर ही इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर लास्ट है वो अपना सेक्शन 25 सब सेक्शन इसका 12। ये सेक्शन क्या बताता है कि रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यदि इश्यू कर दिया जाता है स्वीकृत किया जाता है तो उस स्थिति के अंदर सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 कौन सा है, यानी या तो उसको इश्यू किया जाएगा या उसको रद्द किया जाएगा। तो ये माना गया इसके अंदर कि रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सब सेक्शन 10 में निर्धारित विधि की समाप्ति के बाद स्वीकृत किया गया माना जाएगा यदि बड़ा जो निर्धारित अवधि है उस पीरियड के अंदर यदि उसके बाद में भी यदि आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलता है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर हो गया ये मान लिया जाएगा यदि वो निर्धारित अवधि कंप्लीट हो जाती है और यदि आपको कोई भी उसके अंदर जो शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन है या नोटिस फॉर डिटेल्स है यदि वो प्रोवाइड नहीं किया गया तो उस स्थिति में मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये सेक्शन अपने सेक्शन 12 तक है। पहला इसके अंदर सेक्शन 25(1) टाइम लिमिट बताता है बेटा, जिस दिन वो लाइबल हुआ है सेक्शन 22 या 24 के अकॉर्डिंग उसको विद इन 30 डेज के अंदर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 5 डेज पहले इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, नॉर्मली एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। यदि उस पर्सन की एक से ज़्यादा बिजनेस वर्टिकल है, एक से ज़्यादा बिजनेस की इकाई है तो प्रत्येक इकाई के लिए उसको अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यदि कोई करवा देता है तो उसके ऊपर सेक्शन 22 और 24 के अंदर जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं जीएसटी के वही प्रोविजन उस व्यक्ति पर अप्लाई होंगे जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 25(4) है, ये कह रहा है कि प्रत्येक पर्सन को डिस्ट्रिक्ट पर्सन माना जाएगा यदि उसने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपने आप में एक अलग व्यक्ति माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 25 और सब सेक्शन 5 है, ये कहता है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट, यदि उसके अलग अलग डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है और अलग अलग स्टेट के अंदर तो प्रत्येक स्टेट के अंदर या प्रत्येक इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 25(6) है बेटा, ये कहता है जीएसटी सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग यदि उसने टीडीएस का डिडक्शन किया है तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यदि उसका ऊपर ये सेक्शन 51 अप्लाई होता है। सेक्शन 55(7) है, ये नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, यदि एनआरआई है टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो यदि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसको पैन नंबर की जगह जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर स्पेसिफाइड किए गए वो उसको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अपना सेक्शन अपना 25(8) है, इसमें अपने ये बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो प्रॉपर डिटेल यदि प्रोवाइड नहीं करता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है, यदि वो नहीं करता है तो जो
प्रॉपर ऑफिसर है वो एक्शन के द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा सेक्शन 25(9) ये बताया कि यदि इसके अंदर सेक्शन 25(1) में कुछ भी दे रखा हो, यदि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ है या संयुक्त राष्ट्र है या फॉरेन एम्बेसी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई नोटिफाइड पर्सन है या नोटिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसको यदि उनके द्वारा या उनको गुड्स और सर्विस या बोथ की सप्लाई की जाती है तो उसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसके लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो जारी करेगा। उसके बाद में 10 बड़ा इसके अंदर जो कमी है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, फिर इसके अंदर प्रॉपर टाइम और इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर ये जीएसटी नंबर इश्यू किए जाएंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि यदि एक टाइम पीरियड है जो भी इसके अंदर स्पेसिफाइड किया गया वो कंप्लीट हो जाता है तो उस स्थिति में इस सेक्शन को अपने आप ही कैंसिल मान लिया जाएगा, रद्द किया हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अपने जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किया आज अपने इस क्लास के अंदर। इसके नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपन इसको पॉइंट को डिस्कस करेंगे उससे पहले बड़ा इनको आपको ढंग से अच्छे से समझना है, करना है, उसके बाद में आपको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।